हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 12वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 12वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस 12वें मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में दिया गया है 15, 15 के बाद में दिया गया है 60, 60 के बाद में दिया गया है 180 और 180 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 3, 3 से कितना बन रहा है 15, 3 से 15 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 3 को क्या कर दें 5 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5 तिये 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 60, 15 से 60 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 15 से 60 बन जाएगा कैसे, यदि हम 15 को क्या कर दें 4 के साथ में गुणा कर दें तो बन जाएगा 15 चौक 60। फिर देखिए 60 से कितना बन रहा है 180, तो 60 से 180 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 60 का क्या कर दें 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 180। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 180 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 5 से गुणा, उसके बाद में क्या हुआ है 4 से गुणा, उसके बाद में क्या हुआ है 3 से गुणा, यानी कि यहाँ पर सभी के अंदर एक एक कम होता जा रहा है। यानी कि 5 से 4, 4 के बाद में 3, अब 3 से क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि यदि हम 180 का क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 180 का हम क्या कर देंगे 2 के साथ में गुणा कर देंगे तो 180 का 2 गुना बन जाएगा 360, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 360। अब हमें देखना है कि संख्या 360 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 360 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग मेरे भाई 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं।
और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई यदि आपके एग्जाम का आपके पास 1 से 2 दिन का समय भी बचा हुआ है तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के साथ में आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और अभी तक आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है और आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या आपसे डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 195 का संबंध 15 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 195 से यहाँ पर 15 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 273 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 195 से यहाँ पर 15 कैसे बना है। तो मेरे भाई 195 से यहाँ पर 15 बनाने के लिए क्या किया गया है, 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 9 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। यानी कि 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 273 के अंदर है और 273 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 273 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 3 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि 273 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 12। अब हमें देखना है कि संख्या 12 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 12 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर काउंटिंग फिगर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, हमसे पूछा गया है
कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको सबसे पहले काउंट करना है सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज है ये, 2 नंबर त्रिभुज है ये, 3 नंबर त्रिभुज है ये, 4 नंबर त्रिभुज है ये और 5 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों को भी आप यहां से यहां तक मिलाओगे तो एक त्रिभुज यहां से यहां तक बन जाएगा। ठीक है, डबल फलक के कितने त्रिभुज आ गए, 2। ठीक है, इसी के साथ में आप और देखिए मेरे भाई, यहां पर हम कलर चेंज करते हैं, 2 त्रिभुज मिल गए यानी कि डबल फलक वाले। ठीक है, इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 3 और इस खाली जगह को यहां से यहां तक आपस में मिला देंगे तो मेरे भाई एक त्रिभुज यहां से यहां तक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए यहां पर हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहां पर आप कितने त्रिभुज हो गए, 3। ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों त्रिभुजों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई, 4 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 इन दोनों को भी यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहां से ये बन जाएगा। डबल फलक वाले कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां से आप देखना ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे तो त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 इन तीनों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर आपस में टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है ये वाली, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 11। अब हमें देखना है कि 11 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 11 में दिया गया है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कूट भाषा में GINGER को 36 और RADISHT को 49 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में TOMAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि GINGER को यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि RADISHT को यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि TOMAT को किस प्रकार या क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि GINGER को यहाँ पर 36 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें टोटल अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं, 6। अब 6 से कितना बनाना है, 36 यानी कि इसको यहाँ पर लिखा गया है 36। तो ध्यान से देखिए यदि हम 6 का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर बन जाएगा
36। यानी कि यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी को काउंट करके जितना भी टोटल आता है उसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 36 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि RADISHT को यहाँ पर 49 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अल्फाबेट लेटर की संख्या दी गई है 7। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 7 का कर देंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 के 49, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 49 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि TOMAT को किस प्रकार से लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर को टोटल कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए T 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने 5 हैं। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो 5 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। यानी कि TOMAT को लिखा जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। ए डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। जी ए से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि जी का ए से क्या संबंध है या फिर जी ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए डी का पिता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये ए है ये क्या है, मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए डी का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता, ठीक है। और देखिए मेरे भाई यानी कि जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको हम प्लस सिंबल से यूज करेंगे और जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको हम माइनस सिंबल से यूज करेंगे। तो मेरे भाई ए क्या है, पिता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस सिंबल लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए सी और डी भाई हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ये डी है ये क्या है, इस सी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जी बी की माँ है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये जी है ये मेरे भाई क्या है, इस बी की माँ है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माँ, ठीक है। माँ है यानी कि क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोल रहा है बी, यानी कि सी क्या है, बी का भाई है, यानी कि जो ये सी है ये क्या है, इस बी का भाई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है। अब ये चित्र क्या हो गया, या डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा गया है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जी है ये इस ए से किस प्रकार से संबंधित है, या फिर ये जी इस ए की क्या लगेगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए जो ये जी है ये इस ए की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पत्नी, ठीक है। अब हमें देखना है कि पत्नी शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर पत्नी शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।